अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 25 कैफ 1 का स्टार्ट हो गया है जी। अच्छा जी, अपना मैंने कहा जी बेटा लेक्चर 21 नहीं 25 कैफ 1 का स्टार्ट हो गया। अच्छा, मैंने कहा बता दूँ ज़रा स्नेहा कल्ला बच्चों, IS 40 का एक ही पास पेपर था करने वाला, तो वो आपने कर लिया है। हाँ, एक 3 भी है, लेकिन उसको करने के लिए IS 8 जो इस वॉल्यूम का आखिरी चैप्टर है उसका करना पहले ज़रूरी है। वो हो जाएगा तो इसलिए वो सवाल पेंडिंग में रहेगा, और IS 8 इस पूरे वॉल्यूम में सबसे आखिर में करना है। तो जब वो हो जाएगा फिर किसी वक्त आके उस सवाल को कर लेंगे। फ़िलहाल वो सवाल हम नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा जी, वैसे थ्योरी आपको दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको ज़रा क्विकली पढ़ते हैं क्योंकि अभी आप ताज़ा दम हैं। तो मेरा दिल है ज़रा 15 मिनट 20 मिनट जितना आपको ज़रा फ्रेश खींच सका इसको मैं पढ़ा देता हूँ। उसके बाद फिर जो पास पेपर आपको होमवर्क में दिया था, मेरा दिल है वो क्विकली आपको कराऊँ, ठीक है। वैसे ट्राई किया था? अच्छा, हो भी गया था। वैसे तो फिर आज वो नहीं करना चाहिए, करना भी चाहिए। चलो पर आज ऐसा कर लेते हैं कि जो होमवर्क दिया है उसको कर लेंगे। फिर कल ऐसा करेंगे, मैं आपको जो आज होमवर्क दूंगा वो होमवर्क वाला सिर्फ डिस्कस करूंगा, और जो दूसरा एक होगा वो फिर करवाऊंगा क्लास में, ठीक है ना। ये फिर ऐसे कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी, पहला सफ़ा है जी चैप्टर का। इसको किताब का सफ़ा नंबर 297 कहते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी दैट इज हेल्ड टू अर्न रेंटल्स और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, और दोनों इकट्ठे भी हो जाते हैं। लेकिन साथ ही उसने आगे बात बढ़ा दी, रादर देन फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेज और सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। कि आप वो ये IS 16 वाली डेफिनेशन है, याद आ रही है? उसमें उसने क्या कहा था कि जी कि हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज और फॉर एडमिन पर्पसेज। अब रेंटल उसमें था, इधर इसलिए नहीं है कि वहां पे तो PPE था, इसमें मूवेबल भी था, तो उसका रेंटल भी PPE रहता है। लेकिन ये क्या है? लैंड और बिल्डिंग प्रॉपर्टी। तो इसके बारे में कह रहा है कि अगर तो वो प्रोडक्शन सप्लाई गुड सर्विसेज या एडमिन पर्पसेज के लिए तो IS 16 में है, सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है तो IS 2 में है। लेकिन ऐसा ना हो, और ऐसा हो कि वो रेंटल कैपिटल या बोथ के लिए हो, तो फिर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल्स, बहुत इंपॉर्टेंट। इनमें बहुत सारी बातों का पता लगता है, पहले नहीं भी पता हो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट तो आ गया, पता आपको लग गया। आगे कहता है फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं कौन कौन सी जी? लैंड हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, बस इतनी बात याद। आगे वही है, रादर देन सेल इन, वो तो फिर अलग अलग। लैंड हेल्ड, वो कह रहा है शॉर्ट टर्म सेल के लिए अगर है होल्ड किया हुआ तो वो इधर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। बस लैंड हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, लैंड हेल्ड फॉर करंटली अनडिटरमिन्ड फ्यूचर यूज, बताया था आपको। आज आपने एक लैंड ले लिया, अभी आपने डिसाइड नहीं किया इससे आपने बिजनेस, इसके ऊपर हेड ऑफिस बनाना है, इसके ऊपर आपने जो है वो इसको किराए पे देना है या इसको लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन के लिए रखना है। कोई प्रॉपर्टी आपने रख ली, इस लैंड के बारे में अनडिटरमिन्ड यूज, अभी कंफर्म नहीं करना क्या है। तो जब तक कंफर्म नहीं होता तब तक भी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या मतलब? आज हमने लैंड ले लिया, कंफर्म नहीं है क्या करना है, और मिसाल के तौर पे हमने ये सितंबर में लिया लैंड, अब हमने उसको क्या क्लासिफाई करना है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अच्छा, अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर ईयर एंड आ गया, अभी तक हमने डिटरमिन नहीं किया हुआ, तो कहां पड़ा हुआ है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के रूल्स लगेंगे। कॉस्ट मॉडल पे रखना है तो कुछ नहीं करेंगे, लैंड है मिसाल के तौर पे, और अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो नहीं, लैंड तो होता नहीं है, वो प्रॉपर्टी है, तो सही कह रहे हैं, फिर डेफिसिट भी हो सकता है। लेकिन अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे है तो फिर उसको फेयर वैल्यू उठा के ले जाएंगे और गेन लॉस बुक कर लेंगे PNL में, ठीक है। फिर आगे कहता है लैंड हेल्ड फॉर करंटली अनडिटरमिन्ड यूज, फॉर एग्जांपल इफ एन एंटिटी हैज नॉट डिटरमिन्ड दैट इट विल यूज लैंड एज ओनर ऑक्यूपाइड। मतलब ओनर ऑक्यूपाइड स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? IS 16 वाला PPE, ठीक है। कि उसका भी डिसाइड नहीं किया कि इसको ओनर ऑक्यूपाइड के लिए रखना है, शॉर्ट टर्म सेल के लिए रखना है, तो फिर वो क्या है? वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। आ बिल्डिंग ओन्ड बाय एंटिटी एंड लीज्ड आउट अंडर वन, और ये लीज्ड का मतलब क्या है? रेंट। आपके लिए बस ये इतना ही है, क्योंकि IFRS 16 तो कैफ 6 में आप पढ़ेंगे, तो बहरहाल लीज मीन रेंट ही होता है। लीज एग्रीमेंट रेंट एग्रीमेंट को कहते हैं। अब बिल्डिंग दैट इज खाली, लेकिन खाली किस लिए है? कि किराए पर देंगे,
अच्छा ये जो लिख रहे हैं ना ऑपरेटिंग लीजेस, बस ठीक है आपके लिए, बस लीज रेंट है और ऑपरेटिंग लीज ही दरअसल रेंटल होता है। फाइनेंस लीज को और चीज होती है, वो आगे जाके पढ़ेंगे। तो बस आपके लिए ऑपरेटिंग लीज लीज लिखा हो तो मतलब क्या है, रेंट। ठीक है, तो आपने बिल्डिंग खाली रखी हुई है लेकिन आपका इरादा क्या है, उसको किराए पर चढ़ाएंगे, तो वो उस इरादे की वजह से क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, किराए के लिए खाली है, लिखा हुआ है। ठीक है, प्रॉपर्टी दैट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड और डेवलप्ड फॉर फ्यूचर यूज एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो रही है वो तो CWIP, डेवलप हो रही है मतलब कि आपने वो बना लिया या उसके ऊपर कुछ बना रहे हैं, लेकिन जितना बन रहा होता है वो तो CWIP रहता है ना। ठीक है, तो जब फ्यूचर यूज इंटेंशन ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो वो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ही CWIP कहलाएगा। ठीक है, ओके। लेकिन जी सॉरी, IS2 में ले जाने की जरूरत नहीं होती बेटा, मैं नहीं उसको कहने में। हाँ मानो दोनों बॉल कर देना, 1 मिनट क्लोज हो, 1 मिनट। मेरे बच्चे हैं, मैं जैसे मर्जी करूं, तुम लोगों को कभी एक बच्चे को जो कुछ कहूं दूसरे ने को हंस के दिखाया ना, तो मैंने वो दांत जो नजर आया ना वो आखिरी बार दिखाने हैं सबको, और उसको भी बंदे बन के बैठा करो। अच्छा सॉरी जी, फिर बोलें। नहीं नहीं, पहले आपने बोला बना रही है वो कंपनी ताकि मैं किराए पे दूंगी, फिर साथ ही सोच रही है मैं बेच दूंगी। बाद में कब, पहले एक बार इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गई, जब बाद में बेचना है, सोचना है और सोच के उसको डेवलप करना है तो फिर IS2 में शायद ले जाना पड़े। लेकिन अगर खड़े खड़े वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बेच दिया तो वो डिस्पोजल पढ़ाया था वही है, दोनों बातों में फर्क है। सवाल आपको यूं कह सकता है कि हमने उसको होल्ड कर लिया एज इन्वेंट्री और हमने उसकी डेवलपमेंट शुरू कर दी है, हमने अपना किराएदारों को वहां से निकाल दिया है और हमने उस पर जो है वो ये सफेदी सुर्खी पाउडर करना शुरू कर दिया है और उसकी डेवलपमेंट ऐसे की है कि अब हम उसको बेचेंगे। पहले बड़े बड़े दफ्तर थे, छोटी छोटी दुकानें कर, अब ऐसा कुछ कर रहे हैं आप तो वो फिर वर्क इन प्रोसेस बन जाएगा और फिर इन्वेंट्री में जाएगा। वरना तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, बेच दी तो बस बेच दी, वो डिस्पोजल पढ़ाया तो था। ठीक है, वो सिंपल डिस्पोजल होगा। अच्छा जी, विच द फॉलोइंग आर, अब बाद में देख के दूसरे कहते हैं हाँ हम सुना जी, आर एग्जाम्पल्स ऑफ आइटम दैट आर नॉट, तो ऊपर क्या था जी, दैट आर एग्जाम्पल्स एंड दैट आर नॉट एग्जाम्पल्स। कौन सी, इंटेंडेड फॉर सेल है अगर प्रॉपर्टी, फिर अगर इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट फॉर सेल है, यानी कि नियत ये है कि इसको ये प्रॉपर्टी बड़ी होगी तो इसको हम बेच देंगे। मकसद ही क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, मतलब बनते साथ ही हम उसको बेच देते होते हैं, लोग करते हैं ना इस तरह से। ठीक है, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली विद अ व्यू टू सब्सिक्वेंट डिस्पोजल इन नियर फ्यूचर। भाई मकसद ही क्या है, आज खरीदा, 2-4 अच्छे गाहक मिल गए, अच्छा रेट मिल गया तो हम निकाल देंगे, तो ये होता ही शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है मकसद इनका। लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन इनका मकसद होता ही नहीं है। मुख्तलिफ है ना, इवन कुछ लोगों का मॉडल मुख्तलिफ होता है, कुछ लोगों के एक बिजनेस मॉडल में कई चीजें होती हैं, ये प्लॉट कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, ये प्लॉट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, इस तरह से होता है ना, वो सेल परचेज चल रही होती है। प्रॉपर्टी एक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली फॉर डेवलपमेंट एंड, वही बात, ओनर ऑक्यूपाइड, काम उस पर कर रहे हैं, यानी IS16 उसको बिजनेस यूज में ले आए। प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर फ्यूचर यूज एज IS16, प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट एंड सब्सिक्वेंट यूज एज, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड बाय एम्प्लॉइज, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे एक बात लिखी उस वजह से इंपॉर्टेंट, धोखा क्या लगता है, लिखा होगा कि जी देखो ना आपके पास एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, और आपने वहां पर एक कॉलोनी सी बनाई हुई है मिसाल के तौर पे, ठीक है। अब वो कॉलोनी क्या है, प्रॉपर्टी तो है, लैंड के ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है, लेकिन उस कॉलोनी में आपके अपने एम्प्लॉइज रहते हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं और आप उनसे किराया भी लेते हैं। किराया ले सकते हैं आप, फ्री भी दे सकते हैं, सब्सिडाइज भी दे सकते हैं, किराया भी ले सकते हैं। तो आपने कहा भाई किराया दे दो, इतनी सहूलतों में ना बिजली जाती है, यहाँ पे अपनी हमारी जो है वो पावर प्लांट लगा हुआ है, ना बिजली जाती है, और बिजली का बड़ा जो है मुनासिब सा नर्ख है, गैस भी जो है वो हम बायोगैस अपनी बना रहे हैं, कोई मसला मसाइल नहीं है, यहाँ पे सिक्योरिटी भी है इस कॉलोनी के अंदर फैक्ट्री की, तो आपको आना जाना भी नहीं पड़ता, तो जो यहाँ रहना चाहे मार्केट का किराया देकर रहे। अब यहाँ पे धोखा लगता है कि ये प्रॉपर्टी तो रेंटल के लिए हो गई, तो स्टैंडर्ड कहता है अगर आपके एम्प्लॉइज ने उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है तो ये आपके बिजनेस यूज में ही है, चाहे आप उससे रेंटल कमा भी रहे हैं तो ये IS16 में रहेगी, ठीक है। रादर वेदर और नॉट एम्प्लॉइज पे, ठीक है जी, एट मार्केट रेट एंड ओनर ऑक्यूपाइड अवेटिंग डिस्पोजल। अगर आप के पास हेड ऑफिस है आपका और
खाली करा के आप डिस्पोजल, वो तो ऐसे ही हेल्ड फॉर सेल में IFRS 5 में चला जाता है ना, ठीक है। तो जी नहीं तो फिर देखना पड़ेगा कितनी जगह पे क्या किया आगे है, पार्टली ऑक्यूपाइड देखते हैं उसकी बात, ठीक है। बिजनेस यूज में भी हो और रेंट पे भी हो, ऐसी प्रॉपर्टी आगे पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी एक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली विद अ व्यू टू सब्सिक्वेंट डिस्पोजल इन नियर फ्यूचर, इन्वेंट्री में रखना चाहिए। उसने कहा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, बाकी फिर आप सोचे ना क्या है। तो इतनी कॉमन सेंस तो यही कहती है कि जी उसको इन्वेंट्री में रखना चाहिए। मतलब कोई बात नहीं, आप पीपीई में रखोगे, मेरा नहीं ख्याल पीपीई का मकसद ये होता है कि आपने उसको वो I16 वाली डेफिनेशन यूज होल्ड क्यों किया हुआ है, फॉर सेलिंग पर्पज नहीं जी, फॉर यूज इन प्रोडक्शन सप्लाई और फॉर एडमिन पर्पज, तो फिर वो IS16 में, और अगर ऐसा नहीं है तो IS2 में। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, पहली बात यहां पर उसने ये की। अगली बात फिर आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यही बोल रहा हूं कि नहीं लेके जाना, वो तो मैंने ये कहा ना, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। उसके बाद आपने ये, मैंने यहाँ के डिफिनेशन बताई, IS16 ने जो बताया था पीपीई में क्या चीज जा सकती है, जो होल्ड की हुई है फॉर यूज, नॉट नियर फ्यूचर सेल। तो वो फॉर यूज नहीं है तो फिर I16 नहीं है, सिंपल, IS2 में चला जाएगा। यही मैंने बोला कि अगली बात आपको बता, यहां पर स्टैंड नहीं का ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, फिर क्या है तो सीधा सो क्या है, आप I16 भी पढ़ा हुआ है, IS2 भी पढ़ा हुआ है, ओके। एन ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी इज क्या, IS16 वाला पीपीई, वही डेफिनेशन दोबारा लिखी हुई है, लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, बस उसमें रेंटल टू अदर निकल गया यहां से। सिर्फ प्रॉपर्टी की बात करें तो कहता है ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज और फॉर, तो इसी को मैंने प्यार से क्या कहा था, पीपीई IS, ये स्टैंडर्ड ओनर ऑक्युपाइड कहता है IS16 वाले पीपीई को। बस वो मसला क्या है कि वहां पे मूवेबल एसेट्स भी थे, यहां सिर्फ इमूवेबल एसेट यानी प्रॉपर्टी की बात हो रही है। तो वो प्रॉपर्टी जो हेल्ड फॉर बिजनेस यूज यानी यूज फॉर प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स या एडमिन, तो ये ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी कहलाएगी, मतलब IS16 का पीपीई है, बात ये है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड IS16 वाले पीपीई को ओनर ऑक्युपाइड कह रहा है, ओनर ने खुद ऑक्युपाई किया हुआ, खुद यूज कर रहा है, ठीक है। ये पढ़ लिया होगा आपने, वही बात जो मैंने शुरू में की थी, क्यों अलग जरूरी करना, यहां पर वही बात लिखी थी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज हेल्ड टू अर्न रेंटल और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन ऑफ बोथ, देयरफॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जनरेट्स कैश फ्लो लार्जली इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर एसेट्स हेल्ड बाय एन एंटिटी। मैंने आपको बोला था IS16 में जब रिवैल्यूएशन करवा रहा था कि भाई अगर आपने इसको फेयर वैल्यू पर रखा और गेन पीएनएल में ले गए तो कल को शेयर होल्डर आप कह सकता है भाईजान इतने प्रॉफिट, इतनी ट्रेडर नहीं, थोड़े पैसे ही दे दो यार, डिविडेंड ही दे दो, हमारा किचन भी चले। तो आप क्या करोगे फिर, बेच दोगे? नहीं बेच दोगे, अगर बेच दोगे तो क्या होगा, वो आपका प्लांट एंड मशीनरी था, बिक गया तो बिजनेस तो बंद। तो वो जो पीपीई होते हैं ना, ये इंडिपेंडेंट नहीं होते, ये डिपेंडेंट होते हैं। दुकान फैक्ट्री के अंदर लगा हुआ प्लांट एंड मशीनरी भी बिजनेस में जनरेट जो है वो इन्वॉल्व, उसी को हेल्प कर रहा है अर्न करने के लिए, ठीक है, ये रेवेन्यूज। वो लैंड भी है, वो व्हीकल भी है, वो एडमिन वाली बिल्डिंग भी है, वो दफ्तर में लगा हुआ एसी भी है, वो पड़ा हुआ कंप्यूटर भी है। ये सारे डिपेंडेंट एसेट्स होते हैं जो कैश फ्लोज को जनरेट कर रहे हैं बिजनेस में एज अ होल, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मैंने क्या कहा था, असल में ना आसान अल्फाज में स्टैंडर्ड की बातें आपको समझाई जाती हैं पहले जब मैं करा रहा होता हूं। तो मैंने क्या कहा था, भाईजान इजाफी पैसे पड़े होते हैं ना, तो चलो बंदा कहता है कि पैसा तो डी वैल्यू हो रहा है, इन्वेस्ट कर दे, तो इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉपर्टी ले लेते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, आपके बड़े भी ऐसे ही करते होंगे। तो फिर एक्स्ट्रा पैसे पड़े थे, बिजनेस चल रहा था, वहीं से कमाए थे, वो पकड़ के उन्होंने क्या कर दिया, प्रॉपर्टी खरीद ली। अब ये जो प्रॉपर्टी ये लार्जली इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट करेगी, रेंटल्स भी आ सकते हैं, किराए पे दे दिया, नहीं तो 2 4 5 10 साल बाद बेचेंगे तो कैपिटल एप्रिसिएशन भी आ जाएगी, लेकिन उसका कोई ताल्लुक नहीं आपके रनिंग बिजनेस के साथ। बनाते तो आप ये मार्कर हैं फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के मार्कर्स का इस प्रॉपर्टी के रेंटल से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए इसको अलग क्लासिफाई करना जरूरी है, स्टैंडर्ड ने कहा। समझ आती है बात? दिस डिस्टिंग्विशेस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम IS16 PP. The production or supply of goods services generates cash flow that are attributable not only to property but also to other assets used in production supply. IS16 applies towards, ठीक है जी, आगे बढ़े। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी अच्छी चीज है, 1 2 नंबर के लिए अलग से भी आ सकता है, किसी न्यूमेरिकल सवाल के अंदर भी ये टेस्ट हो सकता है। और वो बात क्या है जी, पढ़िए।
वाह भाई वजनी बोतला होनी है मैंने दादा लाया है। छुट्टी इससे बोला इससे। अच्छा जी बच्चों, प्रैक्टिकली कई दफ़ा ऐसा देखने में आया, जैसे अभी तो खैर नहीं, अब अभी तो ये नहीं रहा, ये भी कुछ 15 साल पुरानी बात, अब तो मेरे ख्याल में तकरीबन होगी 11-12 मेरे आर्टिकल शुरू हुए थे। हमारा एक क्लाइंट था, अभी भी है, करीब ही यहाँ पर, ठीक है, एक प्लाजा था उनके पास, अभी भी है ऐसे ही बोलते हैं, अभी उनका प्लाजा एक है। असल में मुझे ये नहीं पता कि अभी करंटली एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है, लेकिन उस वक्त की बात कर रहा हूँ। उसकी 10 मंजिलें थी और सबसे ऊपर टॉप फ्लोर के ऊपर उन्होंने अपना हेड ऑफिस बनाया हुआ था, सारा बड़ा सारा प्लाजा था, ठीक है, पूरे टॉप फ्लोर के ऊपर उनका हेड ऑफिस था और उससे नीचे वाले 9 फ्लोर जो थे उसमें दफातर थे, दुकानें थी, वो किराए पे थी। मतलब मेज़नीन फ्लोर से लेके फिर ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ तक दफातर दुकानें, ठीक है, वो उन्होंने किराए पे दी हुई थी और टॉप फ्लोर उन्होंने रखा हुआ था अपने बिजनेस यूज के लिए। अब है तो वो एक प्रॉपर्टी ही, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस प्रॉपर्टी को IS 16 का PPE कहें या इसको IS 40 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इसको कहते हैं ये तो नहीं, ये तो जरा लिखा पोर्शन हेल्ड फॉर, बहरहाल मतलब ये कंबाइंड प्रॉपर्टी है, ठीक है, आप दोनों कामों के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या असूल हो, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? वो तो यहां से पढ़ के आप बोल रहे, अच्छा चले सुने आप। पहला असूल, अगर तो आप इनको सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकने का मतलब होता है सेपरेट, इसकी निशानियां हैं 2, मतलब वैसे तो एक स्टैंडर्ड लिखी लेकिन मैं 2 भी कह देता होता हूं, क्या इसकी 2 निशानियां हैं। क्या मतलब, आप अलग से हर हिस्से को किराए पे दे सकते हैं या अलग से बेच सकते हैं। आप किसी प्लाजे में जाएं तो दुकान खरीदनी हो तो पूरा प्लाजा तो नहीं खरीदना पड़ता, आप वो दुकान, वो दफ्तर, वो अपार्टमेंट खरीद सकते हैं ना। तो निशानी क्या है, आप सेपरेटली उस पोर्शन को बेच सकते हो या किराए पे दे सकते हो, तो ये पोर्शन कहलाता है सेपरेबल। क्या कहलाता है? तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर अगर ये अलग बिक सकता है तो इसकी कॉस्ट भी अलग डिटरमिन हो सकती है। तो फिर जो इस्तेमाल में है बिजनेस के वो PPE में क्लासिफाई करो और जो किराए पे है उसको IS 40। मिसाल के तौर पे पूरे प्लाजे की कीमत है 10 करोड़ और एक फ्लोर की कीमत है 1 करोड़, आपने बाकी 9 करोड़ अलग बेच सकते हैं, अलग रेंट पे दे सकते हैं, तो 9 करोड़ को कॉस्ट आ गई ना, ये कॉस्ट है, पता नहीं सेल प्राइस क्या होगी। तो आपने क्या करना है, 9 करोड़ को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और 1 करोड़ को PPE, या ऐसा भी हो सकता है 5-5 कर लें आप, 5 फ्लोर अपने पास रखें 5, या आप 8 अपने पास रखें और 2, जो भी कर सकते हैं आप। अगर सेपरेबल है तो फिर जो पार्ट जिस काम के लिए यूज किया है उसको वही क्लासिफाई कर ले, क्योंकि उसकी कॉस्ट भी अलग होगी, उसका रेवेन्यू भी बिक कर अलग आ जाता है, वो सेपरेबल होता है। मसला तब आता है जब ऐसा ना हो, सेपरेबल ना हो, तो उस सूरत में क्या करें? उस सूरत में स्टैंडर्ड कहता है कि फिर आप ये देखें कि ज्यादा क्या काम हो रहा है। अगर तो बहुत ज्यादा, ये भी बहुत ज्यादा ही होता है कि 9 मंजिलें आपने किराए पे दी और 1 मंजिल आपने अपने पास रख ली, या इससे भी आगे की बात बताऊं, पूरा प्लाजा ही किराए पे है लेकिन जो है ना वो आपने टॉप फ्लोर पे एक और एक जो है वो बेसमेंट के अंदर और एक जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे आपने 3 दफ्तर रखे हुए हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। टॉप पे आपने जो है वो लोगों के सोने की अपने स्टाफ की जगह बनाई हुई है, ग्राउंड फ्लोर पे एडमिन ऑफिस रखा हुआ है, बेसमेंट में गार्ड रूम बनाया हुआ है, तो ये इनसिग्निफिकेंट पोर्शन हो गया। या चलो 1 मंजिल आपने यूज कर ली, बाकी किराए पे दे दी, लेकिन ये सेपरेबल नहीं है। तो स्टैंडर्ड कहता है फिर जो ज्यादा काम कर रहा है, जो ज्यादा काम हो रहा है, फिर बाकी भी वहीं पे क्लासिफाई कर लो, मजबूरी है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, नॉर्मली आपको सवालों के अंदर भी वो सिचुएशन जब बताएगा तो सेपरेबल वाला केस ही देगा, तो आपने उसको अलग कर देना है। बाकी अगर थ्योरेटिकली आपसे पूछे तो यही बात आपने अपने अल्फाज में बता देनी है। ये मैं आपको अब यहाँ पे बताने लगा हूँ, ठीक है। कि जी आपका ये जनाब वो प्लाजा है, ये वो उमर ग्रुप के नाम से था, ये सिटी टावर है, ये उसकी बात में कर रहा था। तो उनका यहाँ पर ये हश पपीज़ हो गया, फिर फैसल स्पिनिंग बनेरो, उनके टेक्सटाइल के काम भी, काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं उनके, ठीक है। तो ऊपर एक ही हेड ऑफिस के अंदर सारा कुछ उनका, ये PPE वाला हेड ऑफिस आ गया, ठीक है। मतलब ये PPE बन सकता है और बाकी सारे के सारे फ्लोर जो थे वो किराए पे, ठीक है जी।
पता नहीं आप जितने भी बनते हैं, ठीक है। अब बाकी रेंटल पे हैं और ये बिजनेस यूज़ के लिए हेड ऑफिस, ठीक है जी, बिजनेस यूज़। अच्छा, अब इफ ईच पार्ट कैन बी सोल्ड और रेंटेड, ये निशानी बता रहा हूं क्योंकि स्टैंडर्ड ने तो बस ये कहा, बहुत पढ़ते हैं स्टैंडर्ड बाद में पढ़ते हैं। इफ ईच पार्ट कैन बी सोल्ड या रेंटेड आउट सेपरेटली, तो फिर अकाउंट फॉर ईच पार्ट सेपरेटली, सादा, ठीक है। अकाउंट फॉर ईच पार्ट सेपरेटली। मतलब बिजनेस यूज वाले को IS 16 का PPE कहो और बिजनेस यूज वाले को IS 16 वाला PPE कहो और बाकी रेंट वाले को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कह लो, ठीक है। लेकिन इफ ईच पार्ट कैन नॉट बी सोल्ड और रेंटेड आउट सेपरेटली, तो फिर रूल क्या है, फिर सादा सा रूल है जी। इफ सिग्निफिकेंट पार्ट इज गिवन ऑन रेंट, मैं यूं सीधा करके बोल देता हूं, स्टैंड ने जरा उल्टा करके बोला, हम सीधा करके बोलते हैं। इफ सिग्निफिकेंट पार्ट इज गिवन ऑन रेंट, तो अकाउंट फॉर होल प्रॉपर्टी एज, पहली बात तो यही है कि ये सेपरेबल है तो फिर इधर आना ही नहीं है, अगर सेपरेबल नहीं है तो फिर इधर सिग्निफिकेंट पोर्शन अगर रेंट पर है तो होल प्रॉपर्टी, अकाउंट फॉर होल प्रॉपर्टी एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है जी। और इफ significant part is in business use, तो फिर अकाउंट फॉर होल प्रॉपर्टी एज IS 16। ओके, समझ आई ये बात।
कोई क्वेश्चन? आगे बढ़े, ये एग्जांपल्स कर लीजिएगा। इसने भी ऐसे लिखा है, सम प्रॉपर्टीज कंप्राइज अ पोर्शन दैट इज हेल्ड फॉर रेंटल एंड अनदर पोर्शन दैट इज हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन सप्लाई। अगर सेपरेबल पोर्शंस हैं तो अकाउंट फॉर सेपरेटली, अगर नॉन सेपरेबल हैं तो इफ पोर्शन कुड नॉट बी सोल्ड सेपरेटली, प्रॉपर्टी इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ओनली इफ इनसिग्निफिकेंट पोर्शन इज हेल्ड फॉर बिजनेस यूज। उसने यूं करके जरा उलट बात की थी, मैंने उसी को सीधा कर दिया। वो कहते हैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है अगर बहुत थोड़ा सा पोर्शन बिजनेस यूज में, तो वो दूसरी बात नहीं बोली स्टैंड ने, तो मैंने फिर जरा पूरी बात लिख दी। ओके, ये एग्जांपल्स काइंडली आपने पढ़ लेनी है, उम्मीद तो है पढ़ ली होंगी। वो हर एक के साथ बस यही ऊपर वाला जो रूल है वो लगता जाएगा, आप देखेंगे। एंसिलरी सर्विसेज, एंसिलरी सर्विसेज किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पे एक प्लाजा था अभी जिसकी हमने बात की, ठीक है जी, जिसमें हमने दुकान, दफातर, अपार्टमेंट्स रेंट पे दिए हुए हैं, ठीक है। अब इस प्लाजे के अंदर जनरेटर भी हमने रख के दिया हुआ है, बिजली जाए तो चल जाता है। इस प्लाजे के बाहर जो गार्ड है, जो छत पे गार्ड है, जो यहाँ पे हर फ्लोर पे एक गार्ड है, ये भी हमारा है। इस प्लाजे में सफाई का अमला भी, जेनेटोरियल स्टाफ भी हमने रखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे पास है। तो ये सारा कुछ हम क्या कर रहे हैं? सर्विसेज दे रहे हैं, एंसिलरी सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज हैं। अब ये सर्विसेज देने की वजह से क्या ये मेरा पीपीई बन जाएगा या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही रहेगी? पीपीई बन जाएगा। एक मिनट देखें, हमें ही फ़ायदा हो रहा है क्योंकि हम रेंट कमा रहे हैं। दूसरा है पीसी होटल, ठीक है, इसमें भी कुछ कमरे शमरे होते हैं, किराए पे मिल जाते हैं, रेंट पे तो ये भी दे रहे हैं। लेकिन ज़्यादा बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे, और इवेंट हॉल्स हैं जहाँ पे काम भी चल रहा है, खाने भी चल रहे हैं। अब सर्विसेज तो, एंसिलरी सर्विसेज तो पीसी वाले भी दे रहे हैं, और एंसिलरी सर्विसेज तो हम प्लाजे में भी दे रहे हैं रेंट पे देकर। यहाँ पर फिर बात यह है कि अगर आपकी एंसिलरी सर्विसेज ज़्यादा मतलब बिजनेस का पोर्शन रखती हैं तो फिर आप उसको पीपीई कहेंगे, यानी वही होटल की बिल्डिंग पीसी वालों की, वो उनका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, हालांकि उसमें भी कमरे किराए पे दे रहे हैं, वो अलग अलग भी नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है। ज़रा पढ़ते हैं फिर और समझाता हूँ क्या कहता है जी। इन सम केसेस एन एंटिटी प्रोवाइड्स एंसिलरी सर्विसेज to the occupants of a property it hold. Impact of these services क्या है? If services are insignificant to the arrangement as a whole, classification क्या होगी? For example, owner of an office building provides security and maintenance service to tenants who occupy the building. तो वो इनसिग्निफिकेंट सर्विस है, को मेन काम वो थोड़ा ही, हमारा असल मकसद तो क्या था? रेंट पे ही देना। अब जाहिर है सिक्योरिटी गार्ड हमने अपना बिठाना है कि हर दफ्तर वाला अपना लेकर आ जाए तो उसकी मर्जी है, लेकिन हम यही तो अट्रैक्शन दे रहे हैं हम कि भाई आइए हमारे पास, सिक्योर्ड है, एडमिनिस्ट्रेड है ये प्लाजा, बिल्कुल आप आके यहाँ पे सुकून से अपना कारोबार करें। ये एंसिलरी सर्विसेज जो है ये इनसिग्निफिकेंट हैं एज अ होल, अगर आप इस अरेंजमेंट को देखें तो, ठीक है। लेकिन इफ सर्विसेज आर सिग्निफिकेंट टू अरेंजमेंट एज अ होल, मतलब an entity owns and manages a hotel and service provided to guests are significant to arrangement as a whole। ज्यादा काम ये है, असल काम ये है। क्या पीसी वालों ने होटल इसलिए बनाया हुआ है कि वो कमरे किराए पे देंगे? मेरे ख्याल में वो तो शायद, पता नहीं, वो थोड़ा सा ही काम रह गया होगा, वो तो उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे इवेंट हॉल्स हैं, वहाँ पे मीटिंग्स हो रही हैं, वहाँ पे इवेंट्स हो रहे हैं, वहाँ पे लोग खाना खाने जा रहे हैं, वहाँ पे और कितनी दुकानें शुकानें बन गई हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब वो जो बनी होती हैं सर्विसेज ही हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं बस, वहाँ पे जो है वो रहने के अलावा भी, मतलब हम लाहौर वाले कभी भी नहीं गए होंगे रहने वहाँ पर, लेकिन हम अक्सर जाते रहते होंगे वहाँ पर डिफरेंट इवेंट्स पे, तो उनका वरना कोई हर प्लाजे के अंदर हम वैसे ही जाते हैं, किसी दुकान पे जाना होगा तो जाएंगे, वरना उस प्लाजे में वैसे तो नहीं जाएंगे ना। बात समझ आ रही है थोड़ी सी? एंसिलरी सर्विसेज, अगर कोई एंटिटी मैनेज कर रही है एक होटल और सर्विसेज प्रोवाइड जो की जा रही हैं गेस्ट को, वो क्या है? सिग्निफिकेंट हैं टू द अरेंजमेंट एज अ होल। भाई मेन काम इनका क्या है? ये होटल मैनेजमेंट सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अब साथ में किराए पर कमरे भी दे देते हैं,
ठीक है, तो इनका तो काम ही क्या है, असल में ना बात वहीं पर आ जाती है जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये पीपी में तब आता अगर ये अलग से पैसों से लेके रख लेते और ये इंडिपेंडेंटली रेंटल्स अर्न कर रहा होता। इसका तो काम ही यही है। पीसी ने कोई अलग से प्लांट एंड मशीनरी लगाया हुआ था नहीं, उनका तो काम ही यही है। ठीक है, तो सर्विसेज जो है वो सिग्निफिकेंट बन गई, तो फिर ये नॉट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। नॉट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो IS 40 ने कहा, अगली बात मैं आपको कह रहा हूं, ये फिर पीपीई है। ये क्या है? पीपीई है। अब ये वो चीज है जो मैंने आपको डिस्क्लोजर पढ़ाते हुए बताई थी। ठीक है, कि वो ये कह रहा है, वो जो कह रहा था आगे कि अगर आपको ये क्लासिफाई करने में मुश्किल हो रही है, प्रैक्टिकली आपको भी पढ़ते हुए मुश्किल हो रही है तो प्रैक्टिकली भी हो सकती है ना। अगर आपको ये मुश्किल पेश आ रही है क्लासिफाई करने में कि ये एंसिलरी सर्विसेज जैसे हैं, ये सिग्निफिकेंट हैं, पीपी कहूँ या इनसिग्निफिकेंट हैं, और इन्वेस्टमेंट यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासिफाई करूँ या ना करूँ, इसमें आपको मुश्किल पेश आ रही है, तो फिर स्टैंडर्ड कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास कोई रूल नहीं है, हर बंदे की अपनी सोच है। ये स्टूडेंट बैठे हुए कह सकते हैं कि जी नहीं, हमारे हिसाब से एंसिलरी सर्विसेज इनसिग्निफिकेंट बनती हैं तो ये तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। ये वाले कह सकते हैं उसी के बारे में, नहीं जी हमारे ख्याल में तो ये सिग्निफिकेंट हैं। तो स्टैंडर्ड ने कहा बस मैं तो यही कह सकता था, ये मेरा रूल है कि अगर सर्विसेज इनसिग्निफिकेंट है एज अ होल टू, अब बाकी कॉन्ट्रैक्ट यानी बाकी पूरा अरेंजमेंट देखें तो ठीक है, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में रखो, और अगर सिग्निफिकेंट है तो पीपीई में। अब आपको नहीं समझ आ रही, अपनी जजमेंट यूज करो। क्या करो? अब बहुत सारी चीजें अकाउंटिंग के अंदर हम अकाउंटेंट्स की प्रोफेशनल प्रोफेशनल जजमेंट चाहिए। ये नहीं कि अकड़ बकड़ कर लेते हैं जी, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरा, हाँ जी हाँ बस ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जी। बात समझ आ गई? ये नहीं करना, प्रोफेशनल जजमेंट लगाओ और फिर डिसाइड करो। लेकिन अब जजमेंट में कोई क्राइटेरिया तो यूज किया ही होगा, वो क्राइटेरिया फिर डिस्क्लोजर्स में जाके उसने बोला था डिस्क्लोज कर दो। अब ये लाइन लिखी हुई है, इट मे बी डिफिकल्ट to determine whether ancillary services are significant to arrangement as a whole, and judgment is needed to determine whether a property qualifies as investment property. ठीक है, it may be difficult to determine whether ancillary services are significant to arrangement, and judgment is needed whether property is investment property. यानी अगर ये नहीं पता चल पा रहा कि ancillary services significant है या नहीं, बहुत ऐसे 50-50 सा हो गया है, मतलब ऐसे मतलब कमरे भी बराबर फ्लोर्स पे कमरे किराए पे दे रहे हैं और साथ ही ऐसे लग रहा है बिल्कुल मैच पड़ा हुआ है, समझ नहीं आ रही कि किस तरह सर्विस ज्यादा है या रेंटल वाला पर्पस ज्यादा है। तो क्या करो? जजमेंट इज नीडेड टू डिटरमिन कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या नहीं है। अब जजमेंट के अंदर जाहिर सी बात है कोई ना कोई बेस तो होगी ना। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी मैंने टोटल रेवेन्यू को बेस बनाया है, और अगर हम गौर करें तो रेंटल्स का रेवेन्यू जो है वो 60% 70% तक पहुंचा हुआ है। हालांकि सर्विसेज बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी ज्यादा बंदे यहां पे टुक्कर पानी करने नहीं आते, रहने के लिए बाहर के लोग, बाहर के शहरों वाले ज्यादा आते हैं। तो हमारा जो हमने जो जजमेंट हमारी ये कहती है कि हमारे हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनती है, या दूसरी तरफ भी जजमेंट आ सकती है। तो कोई क्राइटेरिया तो आपके दिमाग ने सोचा होगा ना, वो सोच अपने यूजर को बता दो अगर डिफिकल्ट है तो। बस ये इतनी सी बात है। Therefore, entity is required to develop and disclose। ये डिस्क्लोजर वो एंड पे, ये वो कौन से पेज पे था डिस्क्लोजर? वो डिस्क्लोजर्स कौन से पेज पे है जरा बताओ? लर्निंग आउटकम 4 था ना आई थिंक, उसमें पॉइंट नंबर कौन सा है? पेज 30, हाँ पॉइंट नंबर 1 के अंदर कौन सा है? पॉइंट 1 में ही था, मैं जाकर खुद पढ़ लेता हूँ, ठहर जाओ। बी है, हाँ पॉइंट 1 का बी, ये मैं कह रहा हूं कि ये ओह आगे निकल गया, ठहर जाओ। ये पॉइंट 1 का बी, when classification is difficult the criteria it uses to distinguish investment property from owner। तो क्या बताओ, ऊपर लिखा हुआ डिस्क्लोज करो। अगर क्लासिफिकेशन डिफिकल्ट है तो जो क्राइटेरिया यूज किया वो बताओ। ये यहां पे उस वक्त पढ़ाया था, समझ सही नहीं आया था शायद, मैं भी इस वेट में था कि चलो यहां पहुंचेंगे तो पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पॉइंट 1 का बी, ठीक है जी, ये वहां पे लिखा हुआ। Therefore entity is required to develop, पहले डेवलप करो, एंड डिस्क्लोज भी करो क्राइटेरिया फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासिफिकेशन सो दैट इट कैन एक्सरसाइज द जजमेंट, ताकि ये ना हो कि अगली बार फिर बाबा जी ख्वाब में आए, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं वो कर लो, वो नहीं ये कर लो। भाई कोई क्राइटेरिया था तो फिर कंपैरिजन के लिए क्राइटेरिया कंटिन्यू करो। आपने अगर रेवेन्यू बनाया था क्राइटेरिया तो फिर आगे हर साल यही रखो। आगे चल के हो सकता है कि वो क्राइटेरिया आपका इस क्लासिफिकेशन को तब्दील करा दे, तो फिर तब्दील कर लेना। जी सर कहां से? जी क्लियर, ओके। अच्छा जी, अब रिकग्निशन एंड मेजरमेंट आपने पढ़ा होगा, इसमें कोई मसला आया है तो बताएं।
पहला पॉइंट अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं नहीं, बस मैं बस करनी है यार। ट्रांजैक्शन कॉस्ट बताता हूं मैं ना, बस इस सफ़े तक रोकूंगा 299 पे, 299 पे, 99 वाला साप। अच्छा जी सर, इससे पीछे कोई मसला था? हाँ बेटा उसमें तो बताता हूँ, इससे पीछे की बात कर रहा हूँ, कोई मसला है? सॉरी दोबारा बोलें। ओके, क्या सर्विस देते हैं? अच्छा, और नहीं बेटा वो तो डिफरेंट हो गया ना, पीसी वालों का अपना होटल है, उन्होंने मुझे और आपको किराए पे नहीं दिया हुआ, तो वो उनका बिजनेस है। और अगर वो ये करते हैं कि उन्होंने वो दफ्तर ही बनाए हुए हैं और हमने जाके, मैंने और आपने एक होटल खोल दिया वहां पे, तो हम तो उनको किराया देंगे, उनका क्या इसलिए लेंगे? तो वो तो फिर रेंटल की तरफ चले गए ना, बात समझें। अगर पीसी वालों ने अपने रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं, उनके अपने रेस्टोरेंट्स हैं, तो उनको रेवेन्यू आ रहा है। और अगर वो उनके अपने रेस्टोरेंट्स नहीं हैं, बल्कि उन्होंने आगे जैसे होता है फ्रेंचाइज दे दी या बस नाम है जी, ठीक है पीसी में किराए पे चाहिए होटल, वो किराए पे लिया हुआ, तो फिर उनके लिए तो किराया बन गया। अगेन जजमेंट ये आप पे छोड़ा है स्टैंडर्ड ने, आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं भाई। बहुत सारी चीजें अकाउंटिंग के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बहुत सारी चीजें आपकी प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर बेस कर रही होंगी। इसलिए एथिक्स के अंदर आपको कहा भी जाएगा कि इसको आपने अनबायस्ड होके, न्यूट्रल होके अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को यूज करना है। ये एक प्रिंसिपल है आप लोगों के लिए, बीइंग एन अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और फिर इसको थ्रेट्स भी लगते हैं आके कि आपकी ये न्यूट्रलिटी कहीं जो है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, उसके पीछे बहुत सारे मसले भी हो सकते हैं, तो बात उस तरफ चली जाएगी। तो बहुत सारी चीजें बहरहाल आपकी प्रोफेशनल जजमेंट पे बेस करती हैं, आप पे जिम्मेदारी पड़ती है, लोग आपकी फाइनेंशियल देखकर डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं बहुत सारी चीजों में। ठीक है जी भैया। सेकंड थर्ड 100th टाइम भी करवाएं तो रिपेयर एक्सपेंस है, इसको भी एक्सपेंस करेंगे। बेटा वॉल बनाना इज समथिंग एल्स ना, रीप्लास्टर करना ऐसा लफ्ज मुझे लगता है लिखा हुआ था। रिप्लेस करने का मतलब तो फिर बिल्कुल भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कह सकते अगर उसकी जो है वो लाइफ प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी मतलब कैपेसिटी नहीं बढ़ रही। तो ये दीवार है, ये गिरा के दोबारा यही दीवार बना दें तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में फॉल नहीं कर सकता। कहाँ पेज नंबर? वो तो मैं अभी इस पे आया ही था, उस पे पहुंचता हूँ। वैसे कहाँ पे है पार्ट? नहीं पॉइंट नंबर 2 का लास्ट। अच्छा, पार्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मे हैव बीन एक्वायर्ड थ्रू रिप्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल इंटीरियर वॉल्स मे बी रिप्लेसमेंट ऑफ ओरिजिनल वॉल्स। इन दिस केस रिकग्नाइज द न्यू पार्ट इफ इट मीट्स द क्राइटेरिया। ये भी तो लिखा हुआ है। मीट क्राइटेरिया कब मीट करते हैं? जब फ्यूचर बेनिफिट से प्रॉबल हो, कॉस्ट लायबिलिटी मेजरेबल हो, तो फिर आप इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में तो वही दीवार अगर आपने दोबारा सीधी कर दिया या दोबारा प्लस्तर कर दिया तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस होना चाहिए। नहीं, वो एक और सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं। वो ये सिचुएशन है कि आप कह रहे हैं पहले पीपीई था, हमने इसको खाली करके किराए पे चढ़ाने से पहले डेवलपमेंट शुरू की है, उसमें तो सारे खर्चे ही कैपिटलाइज होंगे। सीडब्ल्यूआईपी रहेगा उतना अरसा जब तक वो डेवलप हो नहीं जाती। बात समझिए मेरी, आपकी एक प्रॉपर्टी है, आपने उसको किराएदारों से खाली कराया और अपने यूज़ में लाना है, या अपने यूज़ में थी किराए पे देना है, तो ये चेंज हो रहा है यूज़, तो इस वक्त जितनी कंस्ट्रक्शन होगी वो कैपिटलाइज करेंगे और उस दौरान वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में रहेगी। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि मेरी ऑलरेडी एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, वो चल रही थी और मैंने जनाब एक दीवार को ज़रा नरम पड़ गई थी तो उसको ज़रा दोबारा से सीधा करके दोबारा लगा दी, उससे लाइफ बढ़ रही है तो क्राइटेरिया मीट हो रहा है, फिर कैपिटलाइज कर लो। नहीं बढ़ रही है, मेंटेन है, तो रेवेन्यू एक्सपेंस है। जजमेंट है आपकी अपनी। लेकिन इवन वो जो पेंट भी है ना, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बन सकता है। कब? जब मैंने कहा कि आपने खाली करके प्रॉपर्टी को हेड ऑफिस से खाली कर लिया है और अब आप उस पर रेनोवेशन कर रहे हैं। अभी रेनोवेशन के अंदर हो सकता है एक कमरा भी ना बढ़े, लेकिन जितना खर्चा होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उस टाइम के अंदर। अब बात समझ आई है? हाँ, फिर भी रिपेयर एक्सपेंस है जी भाईजान। आप बाइक पे चल के आते हैं तो पेट्रोल नेसेसरी है, इसके बगैर तो नहीं चलेगी ना बाइक,
तो छोड़ो रिपेयर महीने बाद तुम कराते हो नहीं कराते हो, पेट्रोल तो डलवाना ही डलवाना है। इससे नेसेसरी कोई चीज़ है, कर लो कैपिटलाइज। जी चलें आगे। बेटा वो तो पक्का ही कैपिटल में चला, तो वही तो मैं कह रहा हूँ बात। वो अभी भाई ने इधर जंप लगा के इधर आगे, मैंने यहाँ से चेक करके आना था, मीट्स द क्राइटेरिया। जब रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया क्या है, फ्यूचर में इससे बेनिफिट्स आएंगे, कॉस्ट लायबिलिटी मेजरेबल। तो अगर वो मैंने आसान अल्फाज में क्या बताया, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट या क्वालिटी ऑफ आउटपुट बढ़ जाए, ठीक है। अब अगर बिल्डिंग की बात हो रही है तो आपने एक कमरा बढ़ा लिया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है भाई, कैपेसिटी बढ़ गई। दीवार यहां से रिमूव करके परे कर दी, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपेसिटी बढ़ गई, ठीक है। लेकिन पेंट कराया, अब पहली बार वाला पेंट तो कैपिटलाइज होता है, लेकिन बाद वाला तो नहीं होता ना। ओके जी, मैं शुरू से ना पढ़ लूं, मेहरबानी दादी। वही कह रहा हूं मैं, शुरू से ना पढ़ लूं इसको एक दफा जरा, फिर वहां पे भी आ जाते हैं। रिकॉर्डिंग प्रिंसिपल इज सिमिलर टू दैट ऑफ पीपी। उतली गलत कराना ताड़े नाल। एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शैल बी रिकॉर्डेड व्हेन एंड ओनली व्हेन प्रोबेबल हो के फ्यूचर बेनिफिट्स आएंगे और कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल हो। दीज कॉस्ट इंक्लूड costs incurred initially to acquire investment property, purchase price, and cost incurred subsequently to add to, replace part of or service a property. लेकिन these costs are day to day servicing, repair, maintenance of investment property. अगर the cost of day to day servicing है तो फिर ये क्या हो जाएंगी, तो फिर जो ऐड टू रिप्लेस या सर्विस ऑफ प्रॉपर्टी है ये कैपिटलाइज कब हो सकती है भाई, जब वही बात क्राइटेरिया मीट कर जाएगी, ठीक है। आगे कहता है, वही आपकी लाइन आ गई, पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में बी एक्वायर्ड थ्रू रिप्लेसमेंट। मेरा सवाल भी अब बहुत लेट हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंटीरियर वॉल्स में बी रिप्लेसमेंट ऑफ ओरिजिनल वॉल्स। इन दिस केस रिकॉग्नाइज न्यू पार्ट इफ इट मीट्स द क्राइटेरिया। लेकिन अगली बात भी वैसे ही है, ये तो पहले से पढ़ा हुआ है। 16 में आपने रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट पढ़ा था, ये वही है। तो अगर इस तरह से हो सकता है, पुराने पार्ट को डी-रिकग्नाइज करो, नए को रिकग्नाइज करो, उसी का पार्ट बना के डेप्रिशिएट भी कर सकते हो। बिल्कुल वैसी ही अकाउंटिंग चलेगी, कोई नई चीज़ नहीं, ठीक है। फिर जी, एन ओन्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शैल बी मेजर्ड इनिशियली एट कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट शैल बी इंक्लूडेड इन इनिशियल मेजरमेंट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ना लेते तो ये कॉस्ट्स ना होती। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का ही दूसरा नाम है, तो ये कॉस्ट ना होती। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, हमने जो बिल्डिंग ली है, खरीदी है, वो प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू खरीदी है, उसने हमसे 1% कमीशन लिया है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ना होती, परचेज ना, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, ऐड कर दो। हमने बिल्डिंग खरीदी तो उस पर हमें कुछ टैक्स पे करना पड़ा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नॉन रिफंडेबल है, ऐड करेंगे। हमने बिल्डिंग खरीदी, लीगल कॉस्ट पे करनी पड़ी, एडवाइजर साथ था, उसको फीस पे की, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ही हैं, और क्या। पर मसला यह है ना कि इसमें उस तरह की डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं है कि हम तफसील से करें जी हम परचेज किया, फिर हमने हवाई जहाज, बहरी जहाज पे रख के उसको हम पाकिस्तान में लाए, फिर उसके क्लियरिंग कराई, फिर उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, तो इसके फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही होती है परचेज प्राइस के अलावा नॉर्मली, ठीक है। The cost of a purchase investment property comprises its purchase price and any directly attributable expense. Directly attributable expense include, for example, professional fee, legal service, property transfer taxes and other transaction costs. फिर वही transaction cost, वही मतलब directly attributable cost. The cost of investment property is not increased by startup cost. मतलब वही इश्तिहार, वो फुलियाँ पटाखे, गुब्बारे, देग चढ़ा दी, ठीक है। ऑपरेटिंग लॉसेज इनकर्ड बिफोर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अचीव्स प्लैंड ऑक्यूपेंसी। मैंने आपको कल बताया था कि ये हमारा जो प्लाजा है, ठीक है, इस प्लाजे के अंदर तो बहुत सारे दफातर, ये बड़ा प्लाजा ज़रा नीचे आ जाए, इसमें कर लें। ये प्लाजे के अंदर बहुत सारे दफ्तर हैं, बहुत सारी दुकानें भी हैं, ठीक है जी। लेकिन अभी नया नया प्लाजा हमारा ये शुरू हुआ है, तो अभी तक अगर आप रात को इस सड़क से गुजरें तो एक ये बत्ती जल रही होती है, एक ये जल रही होती है, एक ये जल रही होती है। अभी अभी प्लाजा ओपन हुआ है, तो खर्चे तो मैंने कहा था बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अभी प्लैंड ऑक्यूपेंसी पे पहुंचा नहीं है, तो इसलिए फिर ऑपरेटिंग लॉसेज हो रहे होते हैं इनिशियली, तो इसको कहते हैं प्लैंड ऑक्यूपेंसी पे ना पहुंचना, बिफोर इट रीचेस प्लैंड ऑक्यूपेंसी। तो उससे पहले जो ऑपरेटिंग लॉसेज आ रहे हैं, IAS 16 में था कि जब तक वो
डिमांड नहीं क्रिएट होती प्रोडक्ट की तो ऑपरेटिंग लॉस आते हैं, क्योंकि वहाँ चीज़ें बना के बेचते। तो यहाँ पे ऑक्यूपाई करेंगे टेनेंट्स आके तो किराया मिलना है, तो जब तक वो ना हो पाए तो इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस कभी भी एसडी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। एबनॉर्मल वेस्टेज को कभी भी एसडी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे, और सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस को भी एसडी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। आफ्टर इनिशियल रिकग्निशन एंटिटी मे चूज फेयर वैल्यू मॉडल और कॉस्ट मॉडल इन अकॉर्डेंस विद IAS 16 की रिक्वायरमेंट्स है, बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन बात क्या है, द चोजन पॉलिसी मस्ट बी अप्लाइड टू ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, क्लास बाय क्लास नहीं, ये क्लास ही एक है, बताया था आपको, ठीक है। अब वॉलंटरी चेंज, अब ये जो यहाँ से आगे जो बात है ना, ये IAS 8 की बात है, ठीक है। और IAS 8 में इसके कई सवाल, 2 से 3 सवाल मैंने क्लास में कराने हैं, आप 2-3 शायद आप वैसे भी, यानी कि काफ़ी एडजस्टमेंट्स हैं कि आपने कॉस्ट मॉडल सेलेक्ट कर लिया इनिशियली, 2 साल 3 साल गुजरे, आपने कहा नहीं फेयर वैल्यू मॉडल पे चलते हैं। अगर ये करना है तो दिस इज कॉल्ड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, और उसको रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना होता है। अब ये क्या बातें हैं, वी विल सी इन IAS 8, वी हैव टू वेट, इसीलिए तो वो तीसरा सवाल भी नहीं कर सकते, तो ये बाद में बात पढ़ लेंगे, ठीक है। IAS 40 स्टेट्स दैट, अच्छा ये सारी बात ही बाद में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आफ्टर IAS 8, इसके साथ लिख लें। वैसे तो समझाने की कोशिश करूं तो थोड़ा बहुत, लेकिन प्रैक्टिकली करना नहीं है, समझा तो दूंगा पर प्रैक्टिकली करेंगे नहीं उस चीज़ को तो मज़ा नहीं आएगा, फ़ायदा नहीं है, इसको जाके बाकायदा पढ़ना ही है हमने, और फिर इसकी एडजस्टमेंट वहाँ पे करनी है। फिर ये पिपरी वाला सवाल भी आ करेंगे पास पेपर 3 इंशाल्लाह। आगे कहता है कॉस्ट मॉडल फॉलोज प्रोविजन ऑफ IAS 16, प्रॉपर्टीज मेजर्ड एट कॉस्ट लेस, ठीक है जी। फेयर वैल्यू मॉडल में ऑल इन्वेस्टेड प्रॉपर्टीज, यह तो सारा वही है, रिजल्टिंग गेन लॉस कहाँ जाएगा, डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। फेयर वैल्यू मॉडल इज डिफरेंट फ्रॉम रीवैल्यूएशन मॉडल वेयर गेन्स आर रिपोर्टेड इन, ये एग्जाम्पल्स आपने कम से कम कर ली होंगी, तो इसमें कोई मसला था नहीं। ये भी चलो साथ कर ही देते हैं। IAS 40 कहता है सारी एंटिटीज को के मैयर करो फेयर वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ आइदर मेजरमेंट। अच्छा अब ये समझ नहीं आएगा थोड़ा सा, क्योंकि वो कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स याद रहते हैं। IAS 40 कहता है कि फेयर वैल्यू मैयर करो फॉर द पर्पज ऑफ मेजरमेंट, फिलहाल आपने ये पढ़ा हुआ है। असल में ना थोड़े से डिस्क्लोजर भी रहते हैं। एक एक्सेप्शनल बिल्डिंग मैंने बताई थी ना, एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी जिसको मजबूरी में कॉस्ट पे रखा हुआ था, उसके बारे में ना कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स होते हैं, ठीक है। और कॉस्ट मॉडल में रहते हुए भी चूंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो एनकरेज करता है IAS 40 कि आप कॉस्ट मॉडल चाहे यूज़ कर लें, नीचे लिख के यूज़र को बता दें इसकी फेयर वैल्यू इतनी है। तो इसका मतलब फेयर वैल्यू मेजरमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ कर रहे हैं। अगर कॉस्ट मॉडल भी यूज़ कर रहे हैं तो फिर फेयर वैल्यू डिस्क्लोजर पर्पस के लिए भी आपको करनी पड़ जाती है। ये आपने असल में पढ़ा नहीं हुआ था, खैर डिस्क्लोजर में जाकर दोबारा पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह, ठीक है जी। यानी अगर एंटिटी फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रही है तो उसको फेयर वैल्यू चाहिए मेजरमेंट के लिए, और अगर कॉस्ट मॉडल यूज कर रही है तो चूंकि IAS 40 है ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो स्टैंडर्ड कहता है कि यार फेयर वैल्यू जो है ना इसकी सामने होनी चाहिए यूजर के, ठीक है। तो फेयर वैल्यू डिटरमिन कर लो, रिक्वायर करता है सबको कि वो फेयर वैल्यू डिटरमिन करें। अगर वो फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं तो मेजरमेंट के लिए, और अगर वो फेयर वैल्यू नहीं कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं तो फिर डिस्क्लोजर के लिए, ठीक है। लेकिन कहता है entity is encouraged to measure the fair value in asset property on the basis of valuation by independent valuer who holds blah 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 and blah 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 and blah blah blah। क्या मतलब, वो पढ़ा लिखा हो, तजर्बे वाला हो, उसका ये हो, उसका वो हो, तो entity is encouraged to measure fair value of investment property on the basis of valuation of an independent valuer। लेकिन एनकरेज्ड तो है, रिक्वायर्ड नहीं है, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया होगा, ठीक है। तो आप खुद भी जाके कर सकते हैं। बहरहाल उनका मशवरा यही है कि आप चाहें तो आप, बेहतर यही है कि आप किसी प्रोफेशनल बंदे से इसकी वैल्यूएशन करवाएं, ठीक है। एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शैल बी डी रिकग्नाइज, जब बिक जाए या जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परमानेंटली विदड्रॉ हो जाए फॉर यूज एंड नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड। यानी कहता है कि या तो वो बेच दिया आपने या उसका वो किसी काम की नहीं रही, फारिग हो गया, ज़मीन का कटाव आया, बस ऐसे ही ज़मीन ही फारिग, वहाँ जाता ही कोई नहीं। अब मिसाल दे रहा हूँ, तब कोई उसका यूज़ भी नहीं है, तो क्या कर दो, डी रिकग्नाइज। आप कहोगे सर IAS 16 में डाल, वो भाई वो ट्रांसफ़र है, वो डी रिकग्निशन नहीं है, डिस्पोजल नहीं है, ट्रांसफ़र, ठीक है, ये डिस्पोजल की बात हो रही है।
गेन एंड लॉस राइजिंग फ्रॉम रिटायरमेंट ऑफ और डिस्पोजल ऑफ एसेट शेल बी डिटरमिन्ड एज डिफरेंस बिटवीन ब्ला ब्ला एंड रिकॉर्डेड इन P&L. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एक्सचेंज इन ऑफ एसेट इज सेम एज अप्लाइड इन, क्या जैसे I-16 में एक्सचेंज था वैसे ही यहाँ पे भी है, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी आपने कर ली होगी। बस अब यहाँ से आगे शुरू होगा ट्रांसफ़र, और उससे पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पॉइंट 6 के अंदर, जिसमें से एक पढ़ा दिया था तो ऑलमोस्ट पूरा ही हो गया, लेकिन अब इससे ज़्यादा मेरे में तो हिम्मत नहीं है पढ़ाने की। इससे आप में हिम्मत है पढ़ने की तो बताएं, तो फिर पार्ट 1 क्लोज कर देंगे।